इसमें मेरे लिए क्या है? अर्थशास्त्र पर सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि जाने। आर्थिक सिद्धांत में वास्तव में अदृश्य हाथ क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि एक मुक्त बाजार कैसे संचालित होता है? सोने और चांदी की बेकार जमाखोरी के लिए व्यापारीवाद कैसे आगे बढ़ा? इन अवधारणाओं और अन्य को एडम स्मिथ के मैग्नम ऑपस द वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रकाश में लाया गया है। एक स्कॉटिश दार्शनिक और 18वीं शताब्दी में अर्थशास्त्री लेखन स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, जो एक मुक्त बाजार और सीमित सरकारी हस्तक्षेप के लिए अपनी वकालत के साथ कई पंडित आज भी तर्क देते हैं। इन ब्लिंक में आपको पता चलेगा कि स्मिथ ने एक मुक्त बाजार में एक राष्ट्र की समृद्धि की कुंजी क्यों महसूस की। कराधान के मुद्दे, मुक्त व्यापार और आर्थिक स्वार्थ की अवधारणा सभी स्मिथ के व्यवहारिक ग्रंथ में संबोधित किए गए हैं। आपको पता चलेगा, स्वार्थी होना वास्तव में समाज के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। किसी को भी स्कॉटलैंड में शराब क्यों नहीं उगानी चाहिए, तथा 2000 से अधिक के कारक से श्रम का विभाजन उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है। श्रम का एक भाग उत्पादकता बढ़ाता है। एक मार्केटप्लेस लोगों को विशेषज्ञ बनाने में सक्षम बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप पिन्स का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना शुरू करना चाहते हैं और उन्हें उत्पादन करने के लिए एक अशिक्षित श्रमिक को किराए पर लेना चाहते हैं। आपका कार्यकर्ता स्वयं द्वारा एक पिन बनाने की प्रक्रिया में सभी 18 चरणों का प्रदर्शन करता है और इसका परिणाम खराब है। वह मुश्किल से एक दिन में एक ही पिन का उत्पादन करता है। लेकिन क्या होगा यदि आपने 18 अशिक्षित श्रमिकों की एक टीम को काम पर रखा है, जो श्रम के विभाजन को नियोजित करते हैं, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता 18 चरणों में से एक में माहिर हो? क्या परिणाम प्रति दिन सिर्फ 18 पिन होगा? जरूरी नहीं। टीम एक दिन में लगभग 50,000 पिन का उत्पादन कर सकती थी। श्रम का एक विभाजन उत्पादकता बढ़ाता है। लेकिन ये कैसे काम करता है? जब एक कार्यकर्ता को कई अलग अलग प्रकार के कामों के बीच स्विच करना पड़ता है, तो समय लगता है। श्रम के विभाजन को नियोजित करके एक कार्यकर्ता एक कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और वह समय बर्बाद होता है बजाय उत्पादक समय के। क्या अधिक है? लोग उन क्षेत्रों में नवाचार करने की अधिक संभावना रखते हैं जहां उनका पूरा ध्यान एक विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित है। बदले में नवाचारों से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, पहले फायर इंजन में बहुत सुधार हुआ जब एक लड़के ने ट्रक के पानी के वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए एक तार लगाया। अप्रत्याशित रूप से, इस आविष्कार से पहले लड़के का काम मैन्युअल रूप से वाल्व को खोलना और बंद करना था। जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ती है, अवांछित उत्पादों का अधिशेष अक्सर परिणाम होता है, जिसे बाद में दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कसाई जो खुद को मांस के अधिशेष के साथ पाता है, बेकर से रोटी के लिए मांस का व्यापार कर सकता है, लेकिन उन उत्पादों के बारे में जो मांग में नहीं है। यदि कसाई मांस नहीं चाहता है तो क्या होगा? ये विधेयक इसीलिए है कि धन का प्रचलन हुआ। कसाई अपने मांस को बेच सकता है जिसे बाजार में एक इच्छुक ग्राहक है, और फिर बेकर से रोटी खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करे। और क्या होगा अगर कसाई रोटी नहीं चाहता, बल्कि पनीर? वह बाजार जा सकता है और अपने मांस को बेचने से प्राप्त धन से पनीर खरीद सकता है। इस तरह लोग अपने संबंधित शिल्प या क्षेत्रों, श्रम के एक अन्य प्रकार के विभाजन में विशेषज्ञ होने में सक्षम है। श्रम का एक भाग उत्पादकता बढ़ाता है, जो बदले में बाजार को जन्म देता है जहां कारीगर अधिशेष उत्पादन का व्यापार कर सकते हैं। एक राष्ट्र के धन के लिए श्रम के माध्यम से परंपरागत वस्तुओं का निर्माण सोने के भंडार से अधिक महत्वपूर्ण है। एक समय में राष्ट्रों का मानना था कि आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती थी कि उन्होंने कितना सोना और चांदी जमा किया। इस रणनीति को व्यापारीवाद कहा जाता था और यह 18वीं शताब्दी की आर्थिक सोच पर हावी था। इसके अतिरिक्त, सरकारों ने देश से बहने वाले धन को रोकने के लिए व्यापार शुल्कों के माध्यम से आयात को प्रतिबंधित किया, जबकि उसी समय सब्सिडी के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित किया, ताकि अन्य राष्ट्रों से धन देश में प्रवाहित हो। इस प्रथा को संरक्षणवाद के नाम से जाना जाता था। ये सोच, हालांकि, दो झूठे परिसरों पर टिकी हुई थी।
सबसे पहले यह माना गया था कि सोना और चांदी धन के सभी महत्वपूर्ण संकेतक थे, जबकि वास्तव में ये कीमती धातुएं व्यापार योग्य वस्तुएं हैं, जैसे अनाज या मांस। दूसरा, यह माना जाता था कि राष्ट्र केवल अपने पड़ोसियों के निर्वासन के माध्यम से समृद्ध हो सकते हैं। फिर भी राष्ट्र निर्विवाद रूप से व्यापार के माध्यम से समृद्ध होंगे, भले ही उनके पड़ोसी भी समृद्ध और समृद्ध हो। सोने और चांदी की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण श्रम है, क्योंकि केवल श्रम ही उन सामग्रियों या सेवाओं का उत्पादन कर सकता है जो व्यापार योग्य है। यही कारण है कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा उसके सही मूल्य को दर्शाती है। आइए इस बात पर करीब से नजर डालें कि उत्पादन की चीजें समाज के लिए क्यों सार्थक है। उदाहरण के लिए 3 प्रकार की आय के परिणामस्वरूप पिन्स का उत्पादन। श्रमिकों को मजदूरी के माध्यम से उनके श्रम के लिए मुआवजा दिया जाता है। एक कारखाना मालिक को पिन बेचने के मुनाफे से मुआवजा दिया जाता है, और जिस जमीन पर कारखाना बनाया गया है उसके मालिक को किराए के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। सभी श्रम के उत्पाद को स्टॉक के रूप में जाना जाता है। स्टॉक करने के लिए 2 चीजें होती हैं। मालिक को बनाए रखने के लिए इसका कुछ हिस्सा तुरंत खपत किया जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अपने दम पर राजस्व का उत्पादन करने के लिए भी लगाया जा सकता है, जिस स्थिति में इसे पूंजी कहा जाता है। यदि पूंजी पिन शार्पनिंग मशीन के रूप में मालिक के पास रहती है, तो ये निश्चित पूंजी है। यदि किसी व्यापारी के शेयरों की तरह लाभ अर्जित करने के लिए पूंजी को मालिक के हाथों को छोड़ना चाहिए, तो ये पूंजी को परिचालित कर रहा है। संक्षेप में, ये एक राष्ट्र के सोने और चांदी के भंडार नहीं है जो इसकी संपत्ति का निर्धारण करते हैं, बल्कि इसके साथ ही व्यापार योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। काम में अदृश्य हाथ अपने स्वयं के हित में कार्य करना वास्तव में समग्र रूप से समाज को लाभ पहुंचा सकता है। बहुत से लोग निस्वार्थता को एक गुण मानते हैं, फिर भी वास्तव में किसी के स्वार्थ में काम करना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद है। आइए जानें कि ऐसा क्यों हो सकता है। लोगों में स्वार्थ के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह अन्य लोगों के प्रति परोपकार नहीं, बल्कि स्वार्थ है। आपका स्थानीय कसाई या किराने का सामान आपको मांस नहीं देता है या दया से उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि स्वहित से बाहर है। यही है, वे पैसे में रुचि रखते हैं जो आप उन्हें उनके सामान के लिए भुगतान करते हैं। ये वही स्वार्थ भी उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, अन्यथा आप अपने व्यवसाय को कहीं और ले जा सकते हैं। अपने स्वयं के दीर्घकालिक स्वहित के बारे में सोचना भी उन्हें ग्राहकों को गाली देने से रोकता है, अत्यधिक कीमतें चार्ज करने या कम गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने से। इस तरह के स्वनियमन व्यापार का एक लाभ है। इसका अर्थ यह भी है कि सरकारी विनियमन की आवश्यकता तभी है जब यह स्वविनियमन व्यापारियों को दुर्व्यवहार से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति का स्वार्थ भी समाज को समग्र रूप से मदद कर सकता है। जब हमारे पास निवेश करने के लिए पूंजी होती है, तो हम सबसे पहले इसे विदेशी उद्योगों में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह अधिक सुरक्षित लगता है। दूसरा, चूंकि हम स्वयं सेवा कर रहे हैं, हम हमेशा अपनी पूंजी को इस तरह से निवेश करेंगे जो हमारे लिए सबसे अधिक लाभ पैदा करेगा। भले ही ये दोनों कार्य स्वार्थी हैं, वास्तव में ये सामाजिक राजस्व को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अधिक पूंजी घरेलू उद्योग में लगाई जाती है, और पूंजी को सफल हितों के लिए दिया जाता है जो बदले में अधिक राजस्व का उत्पादन करते हैं। चूंकि बढ़े हुए उत्पादन से राजस्व में वृद्धि होती है, इसलिए हमारा पूंजी निवेश अनिवार्य रूप से समाज को सामान्य रूप से अधिक उत्पादन करने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र के लिए और भी अधिक धन होता है। यह ऐसा है जैसे कि एक अदृश्य हाथ हमें समाज के हितों को बढ़ावा देने के लिए आगे ले जा रहा है, हालांकि ये हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य कभी नहीं था। एक मुक्त बाजार आर्थिक विकास को अधिकतम करता है, इसलिए इसमें सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्तियों के लिए अपने हित में कार्य करना अच्छा है, ये सरकार को कहाँ छोड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की भूमिका केवल कुछ जिम्मेदारियों तक सीमित होनी चाहिए। एक सरकार को व्यावसायिक सैनिकों की एक स्थायी सेना को बनाए रखते हुए समाज को हिंसा या आक्रमण से बचाना चाहिए।
इसे कानूनी अधिकारों को लागू करने और अपराधों को दंडित करके कानून का शासन भी सुनिश्चित करना चाहिए। एक सरकार को सार्वजनिक कार्यों का निर्माण और रखरखाव भी करना चाहिए, विशेष रूप से जो कि सड़कों या पुलों जैसे व्यक्तियों को बनाए रखने के लिए बहुत जटिल या महंगा है। क्या अधिक है? राज्य को वाणिज्य या शिक्षा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि सार्वभौमिक बुनियादी स्कूली शिक्षा प्रदान करना। इससे परे एक सरकार को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए सरकारी कर लगाने या वाणिज्य को विनियमित करने के बजाय इसे एक मुक्त बाजार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जहां खरीदार और विक्रेता किसी भी कीमत पर सीमाओं के पार मुक्त रूप से खरीद, बिक्री और व्यापार कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड टैरिफ या प्रतिबंध, जैसे कि व्यापारीवाद के तहत, मौजूद नहीं होना चाहिए। एक मुक्त बाजार में सरकार की सीमित जिम्मेदारियों की लागत को कवर करने के लिए कराधान को कम से कम किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुपात में करों का योगदान करना चाहिए, और जो कोई भी लेनदेन से लाभ उठाता है, उन्हें उन पर करों का भुगतान करना होगा। एक मुक्त बाजार आर्थिक विकास को अधिकतम करता है, क्योंकि लोग सरकार से बेहतर जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और इसके परिणामस्वरूप समाज के लिए क्या अच्छा है। उदाहरण के लिए, जबकि वाइन अंगूर स्कॉटलैंड में ग्रीनहाउस में उगाए जा सकते थे, फ्रांस में ऐसा करना कहीं अधिक महंगा होगा। पुरानी कहावत के आधार पर कि कभी भी घर पर ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए जो खरीदने के लिए सस्ता हो, कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि स्कॉटलैंड में शराब का उत्पादन संवेदनहीन है। और फिर भी व्यापारीवाद के तहत सरकार आयातित शराब से बचना चाहती थी और शराब के निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहती थी, इसलिए उसने अभी भी स्कॉटिश वाइन का उत्पादन करने की कोशिश की होगी। एक मुफ्त बाजार हमें इस तरह की महंगी गलतियों से बचने में मदद करता है। अंतिम सारांश। इस पुस्तक में मुख्य संदेश: समाज में उत्पादकता को श्रम के एक विभाजन को स्थापित करके अधिकतम किया जाता है, जो व्यक्तियों को विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है। परिणामी अधिशेष को किसी व्यक्ति के स्वार्थ के अनुसार कारोबार या निवेश किया जा सकता है। ये समाज के सर्वोत्तम हितों को भी बढ़ावा देता है। यही कारण है कि सरकार को एक तरफ खड़ा होना चाहिए और समाज को एक मुक्त बाजार के माध्यम से समृद्ध होने देना चाहिए। आगे पढ़ने का सुझाव: कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा कम्युनिस्ट घोषणापत्र। कम्युनिस्ट घोषणापत्र लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्टों की एक बैठक का परिणाम है। यह मजदूर वर्ग और पूंजीवादी पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष को लेकर राजनीतिक साम्यवाद की पहली आम स्थिति को चित्रित करता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।